तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विथ पांडा में आपका स्वागत है। तो आज नाइन्थ क्लास का 6 चैप्टर सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमें फर्स्ट एपिसोड 6 चैप्टर के देखे थे, किस तरह जनसंख्या किसे कहते हैं और 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी इंडिया की, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, और जनगणना पहली जनगणना कब हुई थी, पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। किस तरह जनसंख्या का आकार है, वितरण है, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, जॉर्ज वी क्रेसी ने क्या कहा था, इन सभी छोटी छोटी बातों पे हमने चर्चा किया था। ठीक है। और जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, क्या भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक के अलावा कोई और कारक नहीं। तो चलते हैं फिर, आज हम एपिसोड सेकेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जनसंख्या का सेकेंड टॉपिक है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होती है मुख्यतः 3 कारणों से होती है। मुख्यतः बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एक जन्म, एक मृत्यु, एक प्रवास। अब पहला लाइन पढ़ते हैं हम। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील क्रिया है। या तो जनसंख्या प्लस में जा सकती है या तो जनसंख्या माइनस भी हो सकती है। ठीक है। माइनस नहीं होगी, जनसंख्या माइनस नहीं होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। मृत्यु रेट ज़्यादा हो जाए, मृत्यु दर, डेथ रेट ज़्यादा हो जाए आपको बर्थ रेट से, तो जन वृद्धि दर जो है जनसंख्या की कम होगी। तो ये कह रहा है जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यानी डे टू डे जो है चेंज होती रहती है जनसंख्या में। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके 3 मुख्य कारण है, जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो ये समझेंगे जन्म, मृत्यु और प्रवास क्या होता है। पहले उससे पहले एक टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग कि जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। इसका कहने का मतलब है 2 समय अंतरालों में, इन दोनों के बीच जो है एक विशेष क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसमें जो चेंजिंग आती है, यानी जो परिवर्तन आती है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंडिया का जनसंख्या वृद्धि इतना प्रतिशत है, सिर्फ तेजी बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, मतलब जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं इतना दर से बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि भारत में 2001 से लेकर 2011 तक जो है जो जनसंख्या थी, जिस तरह परिवर्तन हुआ उसको जनसंख्या वृद्धि, यानी सिंपली कहे तो 2 समय अंतरालों के बीच एक किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या में परिवर्तन होती है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है। धनात्मक कब होंगे, जब बर्थ रेट हायर होगा, किससे, बर्थ रेट ज्यादा होगी आपको डेथ रेट से। ठीक है। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी, जब डेथ रेट ग्रेटर देन होगा आपको बर्थ रेट से। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। चलते हैं फिर आगे। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मैंने पहले ही बता दिया क्यों, कैसे। पहले की जनसंख्या 2001 को बाद की जनसंख्या 2011 बताया जा रहा है कि पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में जो घटाकर जो आता है उसको निरक्षेप वृद्धि बोलते हैं, निरक्षेप वृद्धि। ठीक है। और आपके लिए आज के लिए इस एपिसोड के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि बिहार का कौन सा पोजीशन है, कि कौन सा स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। जैसे यूपी फर्स्ट स्थान पे सबसे ज्यादा जनसंख्या, इसी तरह बिहार कौन से स्थान पे आता है। 1981 में भारत में जो है गर्भ निरोधक उपाय को अपनाने के कारण यहाँ क्या हुआ, जन्म दर में तेजी से कमी आई। जन्म दर में कमी आई, इसका मतलब जनसंख्या घट रहा होगा। ठीक है। तो यानी जो गर्भ उपाय जो अपनाए गए थे उसके कारण क्या हुआ, जन्म दर जो है
तेजी से घट गई, कम गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो भी घट गई। जनसंख्या यानी जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या की वृद्धि दर भी घटेगी। तो 1981 में भारत ने गर्भ निरोधक उपाय जो अपनाए, उसके कारण जन्म दर तेजी से घटी और जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से घटना शुरू हो गया था। इसको देखेंगे जन्म दर। जो जनसंख्या में परिवर्तन के कारण है 3: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। आप देखें, फर्स्ट देखें पहले। प्रति एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं या बोल सकते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म देते हैं होता है, उसमें से जो जीवित बच्चा होता है, जो 1000 महिला है, ठीक है, और 1000 महिला में जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसको जन्म दर बोलते हैं। मृत्यु दर क्या होता है, या इसका एक और डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक निश्चित समय अवधि में महिलाओं द्वारा जन्मे 1000 बच्चों में जीवित बच्चों की संख्या। ये मुझे सही लगता है पूर्णतः, इससे मैं थोड़ा सेटिस्फाई का हूं। ये पूर्णतः मुझे सही लगता है, ठीक है, कि एक निश्चित समय अवधि में महिलाओं द्वारा, क्योंकि बच्चे महिलाओं द्वारा जन्म लेगी, और एक निश्चित समय अवधि में जो महिलाओं द्वारा जन्म होते हैं बच्चों की, उसमें से 1000 बच्चों में कितने बच्चे जीवित बच्चे जन्म लिए, कितने मर गए जन्म से पहले ही, तो उससे कहा जाता है कि जो 1000 बच्चे होते हैं उसमें जो जीवित बच्चे हैं उसको जन्म दर बोलते हैं, ठीक है। मृत्यु दर क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या। ये तो बहुत ही इजी है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो 1000 व्यक्ति के पीछे कितने लोग एक वर्ष में मरे हैं उसको मृत्यु दर बोलते हैं। प्रवास, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी व अस्थायी रूप से बसना ही या आगमन करना ही प्रवास कहलाती है। अब देखो, जैसे हम पढ़ने गए कहाँ, मान लो कि दिल्ली चले, अस्थायी क्यों लिखा हूं, अस्थायी क्यों लिखा हूं? अस्थायी मतलब हम गए 5-10 साल के लिए, ये अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी आप काट भी सकते हो, ठीक है, अस्थायी भी रहेगा। अब मान लो कि जॉब करने गए, ठीक है, वो तो एक प्रवास हुआ, वहां पे कुछ दिन के लिए रहे, वो तो अस्थायी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक स्थान दूसरे जगह जाके बस ही जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, वहीं पे अपना आधार कार्ड, हर एक चीज़ वहीं क्या एड्रेस से बनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार के, पढ़ाई के, तो ये सब भी एक प्रवास का कारण है, ठीक है। यानी अस्थायी और अस्थायी रूप से वहां पे बसते हैं, उसे ही प्रवास बोलते हैं। प्रवास 2 तरह के होते हैं। प्रवास के प्रकार ये बताया जा रहा है, आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर ही लोग एक जगह से दूसरे जगह, जैसे बिहार से दिल्ली चले गए कुछ काम की वजह से। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देशों से दूसरे देशों के बीच, कोई दूसरे देश से अपने भारत आते हैं, भारत से कहीं और जाते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। ये प्रवास के प्रकार थे, नॉट कारण। प्रवास के 2 कारक हैं, वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे कि आंतरिक प्रवास के बारे में बताया कि आंतरिक प्रवास होती है देश के भीतर, उसमें आकार में परिवर्तन नहीं आता, वो क्या रहता है, जनसंख्या वितरण में प्रभावित करता है। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या आकार होगी वो अगर मान लो जितनी है, अगर बिहार से दिल्ली एक आदमी गया तो वो तो एक ही आदमी है ना, वो तो एक के बदला 5 नहीं बन गया। लेकिन जो बिहार से लोग गया तो यहाँ का जो जनसंख्या वितरण था, यहाँ पे जितने लोग थे, यहाँ कमी हुई, लेकिन भारत की जनसंख्या के आकार में कोई तरह की परिवर्तन नहीं लाता है क्या, आंतरिक प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल लाता है, और वितरण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि आकार में यानी जनसंख्या कम होना या बढ़ना, आंतरिक प्रवास के कारण जनसंख्या का आकार जो है वो परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ जनसंख्या वितरण का प्रभावित होता है। और आंतरिक प्रवास में जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जनसंख्या वितरण में प्रभावित करता है ये आंतरिक प्रवास। ये 2 कारक आप पढ़ेंगे, समझेंगे प्रवास के। एक प्रतिकर्ष कारक होता है जो जबरदस्ती, मजबूरी से इसको होना ही पड़ता है पेट भरने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आपको थोड़ा नहीं पढ़ना था लेकिन मैंने बता देता हूँ। प्रतिकर्ष कारक इसको कहते हैं पुल या पुश फैक्टर बोलते हैं। चलो छोड़ो, प्रतिकर्ष कारक। अब देखो, इसमें जबरदस्ती जाना पड़ता है, ये आदमी
मजबूर हो जाते हैं कि अब एक स्थान से दूसरे जगह हमको जाना पड़ जाएगा। प्राकृतिक आपदा आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, ठीक है, बहुत सारी, मान लो कि तूफान आ गए, सारे घर जो वाले हैं सारे उजड़ गए, ठीक है, तो दूसरी जगह वो माइग्रेट कर जाते हैं रहने के लिए। ये प्रवास हो गई, ये जबरदस्ती हुआ इनके साथ, ये खुशी यानी दुख, आप कह सकते हो एक वर्ड में, दुख ही से, ठीक है। भूखमरी, अब देखो किसी एरिया में भूखमरी पैदा हो गई, ठीक है, वहाँ पे खाना सही से नहीं मिल रहा, रोजगार होगा ही नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये भी मजबूरी। महामारियाँ, कोई बीमारी फैल गई, हैजा फैल गई, पीलिया फैल गई, कुछ भी फैल गई, ठीक है, उसके कारण वो लोग उस एरिया को छोड़ते हैं। राजनीति के नकारात्मक प्रभाव, कुछ राजनीतिक पार्टी होती है जो वहाँ के नागरिकों को गलत शोषण करते हैं, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, तो वो उस एरिया को छोड़ के सिक्योर और सिक्योरिटी वाले एरिया में जाना चाहते हैं। ये भी एक मजबूरी हो गई थी उनकी और चले गए। अपकर्ष कारक, इसमें आकर्षित करता है कोई चीज, जैसे अच्छी शिक्षा जहां पे होगी हमको आकर्षित करता है कि हमको BHU जाना है, DU जाना है, तो ये एक अपकर्ष कारक है, हम लोग वहां चले जाते हैं, तो ये प्रवास। यानी दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, चेन्नई में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, ठीक है, पटना में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, कहीं भी, ठीक है, तो ये हमें आकर्षित करता है, ना कि मजबूर करता है। मजबूर करने का मतलब है हमारे यहाँ है ही नहीं वो व्यवस्था। स्वास्थ्य सुविधा तो हर एक जगह है, लेकिन अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जहाँ पे होती है वो ज़्यादा आकर्षित करता है, जिसको अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। एंड परिवहन, ये और संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, जहाँ पे अपनी संपत्ति का सुरक्षा नहीं था, लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, और अब उनको सुरक्षित अगर लगता है कि मतलब मान लो मुंबई में किसी तरह की वो शिकार नहीं हो सकते, दिल्ली में नहीं हो सकते, होते तो हर एक जगह है, लेकिन वो ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे हमारे संपत्ति की सुरक्षा, अच्छी रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। जो आकर्षित करता है उसको अपकर्ष कारक, जो दुखी दुखी जिसको जाना पड़ता है वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे आयु संरचना। आयु संरचना क्या होता है? आयु संरचना जो है विभिन्न आयु वर्गों में जो लोग होते हैं, विभिन्न वर्गों के, ठीक है, उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है आयु संरचना। 1 से 15, 15 से 59, 59 से आगे, ठीक है, ये आयु संरचना यानी विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है, उसको आयु संरचना बोलते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है, आगे देखेंगे। आप इसको देख ले कि बच्चे जो होते हैं 3 भाग में मैंने बताया था, 15 से बिलो यानी 15 से नीचे, ठीक है, वयस्क 15 से 59, इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वृद्ध 15 से 59 से ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया है। 15 से 59 आयु वर्ग जो होते हैं, जो जनसंख्या होती है, वो एक बड़ा आकार का होता है और एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। इस आयु वर्ग में लोग ज़्यादा कार्यशील होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये इसके बारे में मैं बताता हूँ, जो 59 साल यानी कहने का मतलब 59 साल से ऊपर होते हैं, उनकी जो काम करने की शक्ति होती है वो घट जाती है, और वो उन पे स्वास्थ्य सुविधा के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आयु वर्ग पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। लिंगानुपात क्या होता है ये पढ़ेंगे। भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष पे 900 स्त्री, 1000 पुरुष पर 943 स्त्री। लिंगानुपात होता क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को इंगित करता है। 1000 करो 100 करो बात बराबर ही है, ठीक है। 100 करेंगे तो इसका आंकड़ा, जैसे 1000 का करते हैं तो 900 के आसपास आता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 1000 में 100 में बदल सकते हैं इसको। किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, वहां पे जो स्त्री होते हैं पुरुष होते हैं, उनकी जनसंख्या के बीच जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी करंट का जो बताऊंगा, उच्च लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? कतर। कतर पहले था लेटविया। 12th के बुक में अभी भी लेटविया है, ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलना है। 12th वालों को अगर आता है तो वो लेटविया ही मारेंगे, कतर नहीं मारेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी उसको चेंज नहीं किए, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे सिंधु रिवर की लंबाई आपने सर्च करा
तो 3000 के आसपास बताता है, लेकिन एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर है। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, मैंने अपने बच्चों को बताया है। और आप भी अगर न्यू हो तो आप समझ जाओ कि आपको एनसीईआरटी को रामबाण समझ के चलना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपका जो आने वाला जो वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपके मोबाइल तक जाए। और वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छी और वीडियो अच्छी बनाऊं। और आपको बताना है नेक्स्ट कि निम्न लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। मैंने उच्च लिंगानुपात वाला देश बता दिया, कतर। आपको बताना है कि सेक्स रेशियो किसका, कौन से देश का सबसे कम है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बच्चे को बताना है। मैंने आज 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने दिया था। बताना है बिहार का जो है कौन सा पोजीशन है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। एंड निम्न लिंगानुपात वाला देश कौन है ये बताना है। और आपको एक और बता देता हूं, भारत में उच्च लिंगानुपात वाला राज्य केरल। और आपको पता होगा साक्षरता वाला भी सबसे ज़्यादा यही है, उच्च लिंगानुपात। जहाँ पे ज़्यादा लोग साक्षर होंगे वहाँ पे स्त्रियों का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लिंगानुपात इक्वल होंगे, लिंगानुपात अच्छी होगी, उच्च होगी, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी पुरुषों की तुलना में, लेकिन ज़्यादा 20-19 नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बताना है कि भारत में निम्न लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए 3 क्वेश्चन, हर एक बच्चे का हमें कमेंट सेक्शन में ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको खुद के लिए मेहनत करना है, ना कि मेरे लिए, ठीक है। ये एक नंबर क्वेश्चन जब आप किसी टॉपर से नीचे रह जाओगे तब फील होगा कि हमारे सर क्या बोलते थे, मैं क्या बोलता था, तब आपको फील होगा। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।